साथियों, नमस्कार है। साथियों, नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। फिर से मैं रवि खातिर आप लोगों के बीच में लाइव। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं कल भी लाइव जुड़ना चाह रहा था आप लोगों को लेकर, बड़े ही अहम मुद्दों को लेकर। और सभी आप लोग जानते हैं कि जो जेन्युइन जो बिंदु होती है, जो जनमानस की एक जायज बात होती है, उन उन विचारों को, उन मुद्दों को और लोगों के विचारों को जानने का मैं प्रयास करता हूं। तमाम ऐसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो जुड़े रहते हैं समाज के प्रति, जो काफी जागरूक रहते हैं, ऐसे लोगों का मैं साक्षात्कार कराना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। और वहां की जो जानकारी है, जहां जिस विषय में भी मैं पूछना चाहता हूं, तो वो आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आप लोगों को जानकारियां मिलती है। तो ऐसे ही आज मैं गंगोली हाट विधानसभा को लेकर एक चर्चा करना चाह रहा हूं। और वास्तव में जो गंगोली हाट विधानसभा है, ऐसे ही जो 25 साल हमारे गंगोली हाट को निकल चुके हैं, धन्यवाद। तो उसी विषय को लेकर क्या हमारे गंगोली हाट की जो जितनी भी तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पर्यटन है, सड़क है, शिक्षा है और वगैरह वगैरह जो भी चीजें, ऐसे अहम मुद्दों को लेकर एक हमारे जुझारू युवा और सामाजिक कार्यकर्ता समाज के प्रति एक विजन लेकर आने वाले, ऐसे ही हमारे गंगोली हाट के चुड़ियार के निवासी और व्यापार में भी काफी अच्छा उनका नाम है, ऐसे ही हमारे भूपेश पंत, उनका स्वागत करते हुए उनको मैं कनेक्ट करता हूं। रिक्वेस्ट चली गई है। तो काफी हमारी ऐसी एक जो साथी है, विगत के दिनों में नगर निकाय चुनाव हुए थे, काफी अच्छा उनका संघर्ष रहा और काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आया। फिर से एक रिक्वेस्ट आ चुकी है। Let me send- अ, भूपेश, आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज रखी है। बहुत एक्टिव बंदे हैं। मैं जितना करीब से उनको जानता हूं, जी धन्यवाद भूपेश जी। पता नहीं। नमस्कार साथियों। बस बढ़िया। और ठीक हो? बढ़िया। ओके। तो भूपेश, पता नहीं आवाज आ यार, रही है ना? अब आवाज बिल्कुल आ रही है। पता नहीं यार, कल ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मेरे दर्शकों को दिख रहा होगा आपका चेहरा। पता नहीं मेरे कैमरे की क्या सेटिंग बिगड़ी हुई है, कोई इशू नहीं है। तो आपका अच्छा। स्वागत है, वेलकम है। तो साथियों, हमारे ऐसे युवा जुझारू नेता जो समाज के प्रति हमेशा अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं, आज वो जुड़ चुके हैं। और हाल ही में निकट का मेयर चुनाव भी गंगोली हाट नगर पालिका से उन्होंने चुनाव लड़ा और विजय का परिणाम तो नहीं आया, लेकिन काफी संतोषजनक उनका परिणाम आया। तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद है। तो भूपेश जी, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भूपेश जी। भूपेश जी, यार देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ी जो जो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, यानी ऑलमोस्ट इस नवंबर, ये नवंबर को 2025 में ऑलमोस्ट 25 साल हो जाएंगे। जी। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति पता है कि जो उत्तराखंड राज्य की जो गठन हुआ था, वो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र को मद्देनजर देखते हुए उनका विकास को लेते हुए हुआ था। तो आप ये, आपकी समझ कितनी है कि हमारी जो गंगोलियाट विधानसभा में जो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है स्वास्थ्य को लेकर, आप स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या लगता है कि गंगोलियाट में कैसी सुविधाएं मिल रही है हमारे यहाँ की जनता को? जैसा कि आपने स्वास्थ्य को लेकर सवाल किया है, स्वास्थ्य पहाड़ की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो पहाड़ में सभी जगह का एक जैसा हाल है। जी सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज की तारीख में रेफर सेंटर बने हुए हैं, और तो और मैं कहूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी एक आध दो सुविधाएं जो ज्यादा हैं वो मिल रही हैं। अदरवाइज कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है जिससे कि पहाड़ के जो रहने वाले लोग हैं उनको कहीं बाहर न निकलना पड़े। जी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी जरूरत यहाँ के लोगों की, पहाड़ के लोगों की है कि हमें स्वास्थ्य की एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, मैं ये बहुत बड़ी बातें नहीं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर हो, जी बहुत बड़े बड़े ट्रॉमा सेंटर्स यहाँ पर हो, जी लेकिन बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। अब जैसे हम कहें कि गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, जी गर्भवती महिलाओं के लिए हमारे पास गायनोलॉजिस्ट नहीं है। अब जी कम से कम स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ इस तरीके, और एक दो फिजिशियन जी हम
तो कहते कि हर स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम होनी चाहिए। अगर बिल्कुल। अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं तो कम से कम ऐसा हो कि अल्ट्रासाउंड की व्यवस्थाएं वीकली, मंथली, महीने में एक दो बार, जो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कम से कम इतनी व्यवस्थाएं तो पहाड़ों में हो जिसकी बिल्कुल। वजह से लोगों को माइग्रेट नहीं करना पड़े। अब माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण भी ये स्वास्थ्य सेवाएं बन रही हैं जी। जो एकदम बुरे हाल में अभी पहाड़ों में है। अब पहाड़ों की बात क्या करें, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की भी बात कर लेते हैं। जी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी आप रोज के रोज अखबारों में देखते होंगे जी। कि हर जगह ये आता है कि आज फलाना डॉक्टर नहीं है, आज फलाना डॉक्टर नहीं है, तो इसकी वजह से इन लोगों को खाली हाथ घर वापस जाना पड़ा। तो जो बेसिक जरूरतें हैं उनके लिए तो कम से कम डॉक्टर हमको अवेलेबल मिले। तो भूपेश जी ना, देखा जाए तो हम लोग देखो ना, ऑलमोस्ट यार 25 ईयर्स कंप्लीट होने को हैं, और ये बेसिक नीड शायद मुझे लगता है कि आज हम डिमांड करें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा विकास क्या ही हुआ है और हम लोग कितने पीछे हैं। तो हमारी सरकारें इसमें कितना प्रयास कर रही है और धरातल पर कितना दिख रहा है इनका, क्योंकि आज भी एक घटना हमारे यहाँ बड़ी अप्रिय घटना घटी है। एक हमारी गांव की चाची, अभी थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो वो वहां पर कहीं गिर गई थी वे, और लगा लो गंगोली हाट से उनको पिथौरागढ़ ट्रॉमा सेंटर है हमारा कह रहे थे। लेकिन हमारे चाचा जी ने बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लेके कहा कि अगर हम पिथौरागढ़ ले जाएंगे तो वहां भी वो 2-3 घंटे समय बर्बाद करके ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्योंकि स्थिति बड़ी दयनीय थी, और फिर 3 घंटे के बाद वापस उनको हल्द्वानी रेफर करना है। तो मैंने सीधे ही उनको कहा कि आप हल्द्वानी ही ले आइए, और चाचा जी का भी डिसीजन यही रहा। तो ये बड़ी एक विडंबना है कि 25 साल के बाद भी हम वही बेसिक चीजों के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। ये घटना, अप्रिय घटनाएं लगभग पहाड़ में कॉमन ही है, क्योंकि जो बहुत सी छोटी छोटी, अगर फर्स्ट एड टाइप भी अगर हमको यहाँ पर अच्छा मिल रहा होता तो ये घटनाएं सही, ये अप्रिय न होके आदमी की जान बच सकती थी। तो जी। जी। अब इससे इससे पिछले 2 महीने पहले ये एक प्रसव पीड़िता की यहाँ पर मौत जी। हुई थी। तो वो भी बिल्कुल। इसी तरीके का एक मामला था, जिसमें मैं कहें, हम कहें कि असुविधाएं जो है हॉस्पिटल की, जो सुविधाएं नहीं है। अब जैसे हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है। बिल्कुल। अब तो अगर ब्लड बैंक होता तो शायद वो महिला को मौत ट्रीटमेंट नहीं कर लेते होती। हैं। हाँ। तो अब तो ऐसी जो जरूरतें हैं, इन जरूरतों के लिए सरकार का रवैया अभी तक भी, मतलब 25 साल अब होने को, आप जैसे आप बता रहे हैं, 25 साल होने के बावजूद भी तो उन पे बात ही नहीं हो रही है। अब मैं अपने बहुत दूर न जाऊं, मैं अपने MOIC की बात करूं या फिर अपने स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं, गंगोलियाट के स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं, जी। तो यहाँ पर मशीनें धूल फांक रही हैं। धूल फांकने के पीछे रीजन है, हमें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, और जो डॉक्टर्स है भी उनके काम करने लायक फैसिलिटीज नहीं है। अब इससे पहले यहाँ पर एक डॉक्टर बोरा जी थे, उनको जी। ऑपरेशन थिएटर की जरूरत थी। वो जी। ऑपरेशन थिएटर न होने के चक्कर में उन्हें यहाँ से ट्रांसफर लेना पड़ा, या और कोई मजबूरियां रही होंगी, वो बाहर चले गए। तो इस बिल्कुल। तरीके की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अब जैसे हम एक्सरे सेंटर की भी बात करें, एक्सरे सेंटर चल रहा है। एक्सरे सेंटर डिजिटल एक्सरे नाम की मशीन आ चुकी है, लेकिन CRDR सिस्टम ना होने की वजह से वो भी हमें नॉर्मल एक्सरे के रूप में यूज करनी पड़ रही है। तो इतनी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्थाएं हो जाने के बावजूद भी हमें ये सुविधाएं जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इन चीजों के लिए तो सीधे सीधे सरकार ही जिम्मेदार है। तो सरकार की अपनी अपनी अब मैं ये प्रेजेंट सरकार की बात करूं या पहले की रही सरकारों की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जिस पे ध्यान देना चाहिए उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सीधी सी बात है, स्वास्थ्य सेवाएं बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, और जी। स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात जरूरी होनी चाहिए, और स्वास्थ्य तो पहली जरूरत है। तो जी। और जी। स्वास्थ्य सही ना होने के चक्कर में ही तो लोग यहाँ से बाहर, उनको मजबूरन जाना पड़ रहा है, और एक्स्ट्रा खर्च हितेश करना पड़ रहा जी, है। सॉरी यार, आपको मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, गलती से डिस्कनेक्ट हो गया। अगर आप जुड़ना चाहते तो बेशक फिर दोबारा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जी, कंटिन्यू करिए भूपेश जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि रेफर सेंटर्स को अगर आपने सुधारना है तो स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करना जरूरी है। अब जैसे हमारी स्वास्थ्य केंद्रों की अगर जरूरत है, एक्सरे सेंटर्स की अच्छी जरूरतें हो, वो पूरी हो जाएं, और हमारी जरूरत है कि प्रसव पीड़िताएं जितनी है वो परेशान हो रही है, उनके लिए कम से कम स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पर हो जाएं और बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर हो जाएं। तो इस तरीके की जो बेसिक जरूरतें हैं,
इन जरूरतों पे अगर सरकार स्टेप बाय स्टेप काम करेगी तो निश्चित है कि कुछ टाइम समय लगेगा। हम ये नहीं कहते कि बहुत जल्दी ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन समय लगेगा। धीरे धीरे अगर इन पे काम हो तो निश्चित ही पहाड़ों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और पलायन पे भी एक अच्छी रोक लगेगी। हाँ, देखो भूपेश जी, मैं कोई राजनीतिक इश्यू नहीं बनाना चाह रहा हूं, जो भी मेरे दर्शक सुन रहे हैं, लेकिन मेरा ये पूछना बिल्कुल जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिएगा विगत अभी लगभग कंटिन्यू में देखा जाए तो बारी बारी एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, और बल्कि विगत 7-8 साल से रनिंग में भाजपा की सरकार है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हमारे जो जो फर्स्ट पर्सन गंगोलिया विधानसभा के यानी विधायक जी, भाई मैं उनको फर्स्ट पर्सन ही कहूंगा, क्योंकि विधानसभा के पटल में उन्होंने ही आवाज रखनी होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उनके कानों तक ये बात जाती नहीं है? क्या उनको ऐसा नहीं लगता है कि पूर्व में ऐसी कई अप्रिय घटना हो गए हैं, और कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि लोग विरोध भी करें या प्रदर्शन भी करें तो किस बेस में करें? मतलब प्रॉपर सुविधा न मिलने के कारण कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिल पाना, स्किल्ड और ट्रेन डॉक्टर ना आ पाना। ये आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जो अभी रनिंग में है, क्या कुछ करना, क्या कर रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हम अपने स्तर से तो हमने बहुत सी कोशिशें की। कई बार हमने स्वास्थ्य मंत्रालय में भी इन चीजों को उठाया है और सीएमओ के पास भी हमने बहुत बार ये जानकारियां दी हैं कि हमें बहुत सी इन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इन पे काम होना चाहिए। तो मैं विधायक जी की बात करूं, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास कर कर एक हमें एक्सरे की मशीन तो दिलवाई है, लेकिन उसमें सीआरडीआर सिस्टम न होने की वजह से वो भी नॉर्मल एक्सरे की रूप में ही चल रही है, जैसी पहले व्यवस्थाएं थी वैसी ही चल रही है। तो उससे खास हमें कोई फायदा हुआ नहीं है। और कहे हम जो भी विधानसभा सत्र अभी चले हैं उनमें हमने कहीं भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी बात वहां तक अभी तक नहीं सुनी। तो इसका मतलब सीधा सी बात जाती है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हमारी जनता की आवाज को सदन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ रहा है और डे बाय डे हमें देखना पड़ रहा है कि इस तरीके की अप्रिय घटनाएं हमारे बीच घटित हो रही है और जिनका खामियाजा हमारे बीच के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार सीधा सीधा जिम्मेदार है। इसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि जिन्होंने आवाज उठानी चाहिए वो आवाज नहीं उठा रहे, तो वो भी जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से कुछ हद तक नहीं, पूर्ण रूप से मैं सहमत हूं, क्योंकि वही सवाल बार बार आ रहा है कि 25 साल गंगोली हाट बेहाल वास्तव में स्वास्थ्य को लेकर। तो कई ऐसे मेरे साथी हैं जो यही जानना चाह रहे थे कि प्लीज रवि भैया आप आइए, किसी अच्छे व्यक्ति को लाइए और बिल्कुल इस विषय में बात करिए। आपने बिल्कुल साफ साफ तरीके से आपने बात रख दी है। अब मैं आता हूं दूसरे बिंदु पर, जो रही बात, कहते हैं कि गंगोली हाट को गंगावली जिला बनाओ करके कहते हैं। तो वास्तव में ये गंगोली हाट नगर का जो विस्तार है ना, ये आखिर क्यों रुका पड़ा है? क्यों गंगोली हाट का फैलाव नहीं हो पा रहा? आखिर यहाँ कहाँ पर कमी आ रही है? क्यों स्प्रेड नहीं हो रहा है? देखिए रवि जी, आप गंगोली हाट के विस्तार की आप बात कर रहे हैं और किसी भी प्राकृतिक रूप से भी कहें या फिर और किसी मायने से भी कहें, तो किसी भी जगह का विकास उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं उन पे निर्भर करता है। तो मुख्य रूप से अगर हम कहें कि अगर हमें बेसिक जरूरतें अगर यहाँ पर मिल रही होंगी तो कहीं ना कहीं जो पलायन है हमारा वो यहाँ पर रुकेगा और लोग यहाँ पर रुकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शहर फैलेगा। लोग अपनी अपनी अपने कंस्ट्रक्शन अलग अलग जगहों पे फैलाएंगे, तो इससे क्या होगा, शहर का विकास होना संभव हो पाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि जो जो संस्थान है, जैसे गवर्नमेंट संस्थान है, हम बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल की अभी तक बात कर रहे थे, उसकी जो जीर्ण शीर्ण हालत है उसकी हम बात कर रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्थाएं जो है उन पे अगर हम बात करेंगे तो उन चीजों पे उन व्यवस्थाओं पे सरकार का फोकस है ही नहीं जी। अगर हम गंगोली हाट के कॉलेज की भी बात कर ले, कॉलेज तक सड़क न होना एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे जो गंगोली हाट के आसपास के गांवों को माइग्रेट कर रहा है। तो अब मैं सीधी सी बात अगर कहूं कि कॉलेज तक अगर सड़क होती, अगर ये 10 साल पहले अगर हो गया होता, हालांकि उससे भी पहले अगर ये चीजें हो गई होती, कॉलेज हमें मिला, उत्तराखंड बनने के बाद हमें कॉलेज मिला था, उस टाइम पे अगर कॉलेज के लिए सड़क की पहल होती या 10 साल पहले अगर कॉलेज की बिल्डिंग्स अगर हमें मिल गई होती, तो हाँ ये है कि टाइम लगता है, इन चीजों हम भी मानते हैं, लेकिन टाइम मिलने के बाद भी, उसके बाद भी अगर उसके लिए सड़क नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास के गांव हैं जिनको लेके हमारा गंगोली हाट बनता है, हम गंगोली हाट में अगर मुख्य रूप से कहें तो कुछ मुख्य अगर नगर पालिका वाले हिस्से में अगर देखें
तो 7 से 8 गांव आते हैं। वो 7 से 8 गांवों से ही अकेला गंगोलियाट नहीं है, गंगोलियाट का क्षेत्र अलग अलग गांवों में बसता बिल्कुल है। और वो बिल्कुल। सभी सभी गांव के लोग हमारे मुख्य शहर में आके मुख्य शहर की धारा को चलाते हैं। तो मुख्य शहर की धारा को चलाने के लिए हमें अपने आसपास के गांव जो हैं उनकी सुविधाओं पे पहले फोकस करना होगा। जी अगर हम शहर को बड़ा करना चाह रहे हैं, गंगोलियाट को बढ़ाना चाह रहे हैं, गंगोलियाट की एक तब्दीली पे बात करना चाह रहे हैं, तो हमें पहले अपने आसपास के जितने भी गांव हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल। उस उन उन गांवों की निर्भरता सीधा सीधा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ही गंगोलियाट पे आती है। और फिर अन्य व्यवस्थाओं पर हम बाद में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और शिक्षा स्वास्थ्य पे अगर बात करें, अगर यहाँ पर बीएससी चल रहा होता तो हमारे गांव के आसपास के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर गंगोलीहाट में आकर रह रहे होते, तो इससे क्या है, शहरीकरण एक नए नए मुकाम को पाता। बिल्कुल थोड़ा तो फैलाव विस्तृत हो जाता है और जी लोग जी बाहर जी जी माइग्रेट नहीं बिल्कुल। करते। और जो आसपास के गांव के लोग गंगोलिहाट ना आके पिथौरागढ़, बेरीनाग, अल्मोड़ा या हल्द्वानी इन जगहों पे जा रहे हैं, वो लोग वहां न जाके हमारे गंगोलिहाट में आते। तो कहीं ना कहीं हाँ माइग्रेशन का एक सीधा सीधा कारण ये भी बन रहा है कि हमारी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है या शिक्षा की व्यवस्था है ये दुरुस्त न होने के कारण लोग माइग्रेट कर रहे हैं। जी जी तो जी। आप शहरीकरण की जो बात कर रहे थे, तो शहरीकरण जो फैलाव आना चाहिए, जो फैलाव नहीं आने का कारण ये है कि माइग्रेशन बढ़ रहा है। और माइग्रेशन को रोकने के लिए हमें इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे बात करनी ही होगी और इन पे कड़ा कदम उठाना ही होगा सरकार को। जी जी बिल्कुल भूपेश जी। क्योंकि मेरा जो तीसरा प्रश्न था वही कॉलेज को रोड को लेकर, आपने उसको भी क्लियर कर दिया। फिर जी भी जी मैं हल्का सा इसमें छोटा सा आपसे ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहूंगा। जी जी क्योंकि बीच में आप देख रहे थे, क्योंकि मैं भी सोशल प्लेटफॉर्म में हद से ज्यादा व्यस्त रहता हूं, और मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़कें पास हुई थी। और मैं जी देख रहा था, चाहे हमारे गंगोली आठ के ही विधायक नहीं, तमाम उत्तराखंड के सारे विधायकों, चाहे पक्ष हो या विपक्ष को, सब उसको लगातार शेयर करके वाहवाही लूट रहे थे। तो जी जब क्योंकि वो तो इसीलिए आगे क्योंकि केंद्र की योजना थी। क्या हमारे विधायक जी को जो सामने जो हमारा डिग्री कॉलेज है जिसके लिए रोड कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और हम वही पुराने फटे फुटे हाल या टीन शेड में हमारे बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं, तो क्या विधायक जी कोई बीच का रास्ता लाकर, ऐसा कोई उनमें से कैलिबर नहीं है कि लोगों को मना मुनु करके क्यों उस रोड की जो असुविधा है या जो प्रॉब्लम आ रही है उसको क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको इसमें? जी रवि जी, ऐसा है कि अभी जो हम बात करें सड़क की, कॉलेज तक की सड़क की, मुझे लगता है ये इतना सरल भी नहीं है कि बहुत आसानी से सड़क पहुंच जाएगी। ओके इसके लिए बहुत से लोगों से हजारों बार मिलना पड़ेगा। अगर ओके। जनप्रतिनिधि चाहे हाँ तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है चीजें, लेकिन लोगों के बीच में जाकर आपको पहल बार बार करनी पड़ेगी। एक बार की पहल से ये होने वाला नहीं है। जी क्योंकि जिस हिसाब से हम देखें तो सर्कल रेट बहुत बढ़ चुका है, तो लैंड की कॉस्ट आदमी के दिमाग में बहुत ज्यादा है। तो लोगों बिल्कुल। को रहता है कि अगर मेरी लैंड कट जाएगी बहुत तो कम दाम बहुत में चले जाएगी तो मुझे नुकसान है। तो लेकिन नुकसान। लोगों के बीच में जाके अगर जनता की समस्या को लोगों के सामने रखा जाएगा तो वो लोग भी समझते हैं इन चीजों को। तो निश्चित ही वो लोग आपको निराश नहीं करेंगे, और आप जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो भी गंगोलीहाट के रहने वाले हैं, वो लोग जरूर इसमें इन्वॉल्व होंगे और कॉलेज तक सड़क पहुंचेगी। अब ये है कि मतलब कुछ प्रयास तो जनप्रतिनिधियों द्वारा जरूर किए जा रहे हैं और सराहनीय भी है, अच्छे प्रयास हैं अगर वो लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बार के प्रयास से ये होने वाला नहीं है। मैं इस बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। बिल्कुल भूपेश जी ना, देखो आपने बिल्कुल कहा कि देखो शहरी मतलब जो जमीनों की रेट आसमान छू रहे हैं और सर्किल रेट का इशू आ रहा है। बिल्कुल मैं इस बात से आपका सहमत हूँ, लेकिन ये असंभव सा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे जी जी याद है बिल्कुल। कि हरियाणा गुड़गांव उस तरफ भी देखो ना, उन लोगों ने यूपी के तरफ जब नेशनल हाईवे रोड लोगों की खेतों से होते हुए गुजरा ना, तो उनको प्रॉपर दबा कर मुआवजा मिला है। तो सरकार के पास तो पैसे का कलेक्शन तो उत्तराखंड से लगातार रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो पैसा जी तो कोई इशू आना नहीं चाहिए, चाहे जो भी सर्कल रेट है उससे बढ़कर पैसा देने में कोई प्रॉब्लम तो उनको आनी नहीं चाहिए। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं सुना हूं, शायद आपको भी पता होगा, जी जी क्योंकि आप बाहर भी रहते आए हो, आप देखते हो कि वहां पर डबल डबल मुआवजा तक ले लिया उन्होंने, और सड़कें जो रेट है मुंह मांगा रेट दे रखा। तो यहाँ पर भी वो संभव मुझे लगता है इतना असंभव वाला नहीं है। हाँ, और बड़ी अच्छी बात है कि कुछ जनप्रतिनिधि पहल कर रहे हैं, तो जी जी असंभव सा कुछ नहीं लगता है। जी जी। हाँ और इस चीज के लिए जनप्रतिनिधि आगे पहल कर सकते हैं, क्योंकि जनता को विश्वास में लेने का काम भी जनप्रतिनिधि का ही होता है, और कोई इंडिविजुअल जाकर इस पे पहल नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनप्रतिनिधि बीच में जाएंगे तो उनके इन्वॉल्वमेंट से उन लोगों को एक विश्वास रहेगा कि आगे की ओर हमें पूरा भरोसा है कि हमें जरूरत की चीजें मिलेंगी और सभी काम हमारे इजीली होंगे। तो जैसे कि दूसरी आप बात कर रहे थे कि
जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कों वाला विस्तार की जो जी जी बातें हो रही है, ये भी जो पुनेठा जी की एक किताब आई थी ना, सड़क अब पहुंची हो गांव, तो इस तरीके का ही लगता है कि जब सारे गांव खाली हो रहे हैं तो इस तरीके से सड़कें पहुंच रही है। बहरहाल जो भी है, हर गांव तक सड़क होनी चाहिए, भले ही वो कोई घोस्ट ना विलेज हो। हो या कहीं भी हो, कहीं भी सड़क जानी चाहिए, उनकी सुविधा जरूरी होनी चाहिए। जी जी। तो भूपेश जी, जो मेरा आखिरी सवाल आपके लिए जाता है ना, जी आप पर्यटन को लेकर भी जो आपका एक समूह है, टीम है, कोशिश करके काफी अच्छा कार्य करते हैं आप लोग। मैं देखता हूँ आप लोगों को, और आप लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। आपके बड़े सही सदस्य भी आप लोगों ने जोड़ रखे हैं, और बड़ा मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कुछ ना कुछ नई चीजें लाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप कहते भी हैं कि जो हमारा जो गंगोलिया विधानसभा पूरा ये केव सर्किट है, पूरा सर्किट जो है गुफाओं का है जी पूरा, तो जी इसमें जी आप कितनी संभावना देखते हैं। देखो, हमारे एक से धार्मिक चीजें भी हैं यहाँ पर, धार्मिक मंदिरें हैं, ऐसे ऐसे पर्वत है जिनका कुमाऊं हिस्ट्री में नाम है, स्कंद पुराण में भी नाम है। जी। तो इस पर गवर्नमेंट का क्या रुझान है? क्या जाता है, नहीं जाता है, या खाली हवाई हवाई बातें चलती हैं इनकी? जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि पूरी टीम की ओर से, टीम एक कोशिश जो लगातार गंगोली हाट के क्षेत्र की आवाज को और क्षेत्र के विकास के लिए अपनी आवाज बीच बीच में बुलंद करते रहती है, तो सारी टीम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और आपने हमारी कोशिशों को सराहा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जी आगे आपको बताना चाहता हूं कि गंगोली हाट पर्यटन की दृष्टि से बहुत से मायनों में अपनी अहमियत दर्शाता है। जैसे जी हम बात करें कि हम सैल पर्वत में रहने वाले लोग हैं, ये पूरा गंगोली हाट एक सैल पर्वत में आता है, और सैल पर्वत में स्कंद पुराण में बहुत सी गुफाओं का वर्णन है, बिल्कुल। जिसमें से 14 से 15 गुफाएं अभी प्रकाश में आ चुकी हैं। हम्म, और पिछले लगातार के प्रयासों से, हमारी टीम के प्रयास से कहें या फिर पर्यटन विभाग के सहयोग से कहें, तो जी। एक केव सर्किट हम लोगों ने, एक केव सर्किट का मैप हम लोगों ने एक जारी करवा लिया है जी, मेरे पर्यटन पास भी विभाग आया से। था, आपने जी भेजा जी था जी, मुझे। मैंने आपको आज शेयर किया था। तो बिल्कुल। ये एक हमारी एक कामयाबी ही है कि जो दूरस्थ जो हमारी गुफाएं हैं वो भी केव सर्किट में जोड़ी गई हैं। तो इसके लिए मैं पर्यटन विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसमें पहल की और एक केव सर्किट हमारे बीच रखा। और केव सर्किट का मैप आ जाना ही एक पूरा काम नहीं है। तो केव सर्किट का उद्देश्य, हम लोगों का जो उद्देश्य था कि केव सर्किट तक कनेक्टिविटी, हर एक केव तक कनेक्टिविटी भी उसी तरीके से हो, और एक इस तरीके का पर्यटकों के बीच में मैसेज जाए कि हाँ, केव सर्किट में आप इस तरीके से ट्रेवल करेंगे और इतने दिन का आपका ट्रेवल रहेगा। इस तरीके से प्रमोशन जो भी है वो पर्यटन विभाग उस पर करे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको गंगोली हाट पर्यटन की दृष्टि से बहुत ऊंचाइयों में है। और ऐसा भी नहीं है कि पर्यटक यहाँ पर नहीं आ रहा, पर्यटक अथाह पर्यटन संभावनाएं लेते हुए पर्यटक यहाँ पर आता है। लेकिन हमारे पास कमी ये है कि हम बहुत सी लोकेशंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जी वो भले ही हम हो या फिर पर्यटन विभाग हो। अगर कोई भी पर्यटक यहाँ पर आता है तो मुश्किल से एक दिन रुकता है, तो एक दिन के रुकने से मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी पर्यटक से एक इकोनॉमी अपनी जनरेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। इकोनॉमी के लिहाज से हमारे हमारे पास पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ की इकोनॉमी मल्टीपल वे से है। मैं ये नहीं कहता कि एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म हम तैयार कर देंगे तो उससे किसी बंदे की अर्निंग आ जाएगी, और हम बहुत बड़ा बकरी फार्म हम तैयार कर दे तो उससे अर्निंग आ जाएगी। लेकिन ये सब कहने की बातें हो जाएंगी। अगर मैं बात कहूं पहाड़ के इकोनॉमी की, पहाड़ की इकोनॉमी बहुत छोटी छोटी चीजों से आएगी। उस घर में 5-6 बकरियां भी होंगी, और 50-60 मुर्गियां भी होंगी, और वो गृह उद्योग से जो चीजें तैयार कर रहे होंगे उनका विपणन भी वो कर रहे होंगे, और अपना एक घर में होम स्टे चला रहे होंगे। तो इस तरीके से मधुमक्खी के भी कुछ छत्ते उनके घर में होंगे। तो इस तरीके का जो डाइवर्स इकोनॉमी है, इस तरीके की इकोनॉमी इकोनॉमी पे अगर काम किया जाए तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा पर्यटन। जी जिस पर्यटन पे बहुत कम फोकस हमारा भी रह रहा है, और हम बहुत ज्यादा मैं अपने तौर पे कहूं या फिर हमारे आसपास में रहने वाले जो गंगोलियाट के निवासी हैं या और भी पहाड़ों के निवासी हैं, उन लोगों का बहुत ज्यादा फोकस पर्यटन पे नहीं है। वो अपनी दिनचर्या जिस तरीके से पुराने तरीके से बिता रहे थे उसी तरीके पे है। और अगर मैं कहूं होम स्टे वाला जो कॉन्सेप्ट
सरकार लेके आई है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। जिससे पहाड़ में एक इकोनॉमी बहुत अच्छी एक इकोनॉमी जनरेट हो सकती है। जी। तो लेकिन इकोनॉमी जनरेशन के पीछे फोकस करवाना और उसके पीछे थोड़ा बहुत सहूलियत लोगों को देना, वो सरकार का काम है। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल होती नजर आती है, क्योंकि हम लोगों को चीजें बताते तो हैं, लेकिन अब हम ही अगर केव सर्किट की अभी हम बात कर रहे हैं, अगर सुविधाएं वहां पहुंचने की नहीं है तो केव सर्किट भी बेमानी है, उसका कोई फायदा नहीं है जी। कि उससे हमको कहीं इकोनॉमी मिलेगी। अगर हम ट्रैकिंग रूट्स की बात करें, गंगोलियाट में बहुत से ट्रैकिंग रूट्स हैं। जी। अगर सैल पर्वत के ट्रैकिंग की रूट की बात करें, उसमें सैल पर्वत अपने आप में एक ट्रैक है, उसके जी। साथ साथ उसमें दो गुफाएं आती हैं, एक गुप्त गंगा और शैलेश्वर गुफा आती है। जी। इसी तरीके से भृगुतम पर्वत है, तो बिल्कुल भृगु ऋषि, बिल्कुल, बड़ी हाँ, खुशी हुई तो भगौतम आपने कह दिया। हाँ, एक्चुअली हम हमारा मोटिव ही है कि हम चाहें कि जो क्षेत्र में अलग अलग डाइवर्सिफाइड जो बिल्कुल। लोकेशंस हैं, उनको हाँ। सब एक जगह पे लाया जाए और लोगों के बीच में रखा जाए। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे हम तो प्लान इस सीजन में हमारा प्लान है कि हम कुछ बहुत फ्लैक्स बनाकर जो मेन लोकेशंस है, जैसे हम मेन लोकेशन की बात करें, हाट कालिका मंदिर है और पताल भुवनेश्वर की गुफा है, तो उन जगहों पे इनका प्रमोट किया जाए कि हाँ, हमारे पास ये लोकेशंस है जिन पे हम अपना पर्यटक को रोक सकते हैं। और पर्यटन को रोकना ही सबसे ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अगर बिल्कुल। अगर हम तीन तीन या 4 दिन अगर एक कस्टमर को या एक पर्यटक को रोक लेते हैं, हाँ। तो उससे हमारा कहीं टैक्सी वाले को भी फायदा होगा, कहीं रेस्टोरेंट वाले को भी फायदा होगा, कहीं जो बाजार में जो दुकानदार हैं। परचेज, हाँ जी, हाँ। उनको भी फायदा मिलेगा। हाँ। तो ओवरऑल फायदा मिलना तब है जब पर्यटक कस्टमर रुकेगा। या पर्यटक यहाँ पर जी रुकेगा। जी जी। जी। तो भूपेश जी, आपने आपका जो विजन है ना, मैं रियली देखो, यहाँ तारीफ करने वाली बात नहीं, मैं बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रहता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको जरूर बोलता हूँ। और मैं हमेशा, कोई भी हो, मैं न कोई पार्टी से राजनीति मेरा करने का कोई उद्देश्य है, लेकिन हाँ, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि कई लोग कोरे कोरे वादे कर लेते, कई कार्यकर्ता लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते, पर मैंने आपको देखा है कई बार, आप जो भी काम करते हैं वो ऑफिशियली करते हैं, वो डॉक्यूमेंटेड रहता है आपका, वो मुझे बहुत बेहद मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम आप जब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम पर भी आपने एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी लैपटॉप में, जो कि आपका रीना जोशी के साथ आपने जो टाइम निकाला था, वो भी मुझे बेहद अच्छा लगा, आपका तरीका अच्छा लगा। तो रियली यार, मैं अपनी तरफ से क्या, पूरी जनता, जो भी जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि भूपेश जी जो है वो हवाई बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं और ऑफिशियली बात करते हैं। तो दोस्तों, भूपेश जी, तो ये जो हमारा संवाद चल रहा है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो भी आपने बताया है। और जाते जाते ये मैं अपनी लाइव वीडियो को एंड अप करने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगा जी। कि देखो, स्टार्टिंग में भी पूछा था मैंने, राज्य को लगभग बने हुए 25 साल हो गए हैं, और जो भी हमारे दुर्गम विधानसभाएं हैं, तो उनको आज की डेट में आप कैसा देखते हैं, और अब क्या चाहते हैं, और आप क्या विजन है, क्या आपका प्लान है, जो आप छोटे से शब्दों में आप बता दें कि कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी डेवलपमेंट की तो कोई उम्मीद है मैं देख नहीं रहा हूँ। देखिए, आपने जो भी बातें रखी, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूं कि आपने मेरी जो बातें लोगों के बीच तक पहुंचाई, या फिर आपने इस माध्यम से मुझे जोड़ा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब जैसे डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की बात कर रहा था, तो इस तरीके का ही कॉन्सेप्ट पहाड़ को चाहिए कि जिससे एक इकोनॉमी बूस्ट पहाड़ की हो पाए और पलायन रुक पाए। मुख्य समस्या हमारे लिए यहाँ पर पलायन बना हुआ है। पलायन के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, जो बेसिक जरूरतें हैं, उन बहुत जरूरी। पे सरकार को पूरा फोकस देना चाहिए। और बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए जैसे हिमाचल की तर्ज पे गंगोलियाट को डेवलपमेंट चाहिए। गंगोलियाट, सॉरी, उत्तराखंड को चाहिए कि जो जितनी खाली जमीन पड़ी हुई है, उस पे अच्छे अच्छे बागान तैयार किए जाएं, वो जैसे क्लाइमेट पे हो उस तरीके की। जी। अब मैं कहूं कि उच्च 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 पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं, उन पे सेब के और आड़ू खुमानी, इनके बागान लगाए जाए, और तराई वाले जो हिस्से हैं, उनमें आम, लीची, हाँ। इन चीजों के सब बागान तैयार किए की जाए, और पैदावार इन, क्लाइमेट के हिसाब से हो। जी जी, क्लाइमेट वाइज इनकी और तैयारी हो। और इस पे वन विभाग और उद्यान विभाग, ये दोनों विभागों को जॉइंट वेंचर पे काम करना चाहिए, और एक तरीके से वन विभाग वाले पेड़ लगाएं और देखरेख करने की जिम्मेदारी उद्यान विभाग की हो। हालांकि हम देखते हैं साल दर साल
उद्यान विभाग भी बहुत काम कर रहा है अपने स्तर से, और वन विभाग भी बहुत काम कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पे एट द एंड कुछ हमको लगता नहीं कि हमें कुछ मिल रहा है। अब उद्यान विभाग की बात करें तो लोगों को इस तरीके के भी पेड़ मिलते हैं जिनसे पैदावार कुछ हो नहीं पाती। तो बहुत सी कमियां हैं, जिन कमियों को दूर दूर करते हुए अलग अलग तरीकों से इकोनॉमी बनाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा सकते हैं। तो इसमें सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये हवा हवाई नहीं है कि हम बहुत सी चीजें एक स्तर पर कर दें और दूसरी स्तर पे उसका फायदा मिल रहा है नुकसान मिल रहा है उस पर मनन ना हो। तो जी मैं सीधी सी बात करता हूं कि इस तरीके की अगर योजनाएं इस पे चलाई जाएंगी तो निश्चित तौर पे लोगों का पलायन रुकेगा, और पलायन रुकने के साथ साथ ही हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भूपेश जी ना, जाते जाते एक मेन मुख्य बिंदु मुझे भी याद आ गया जिसको मैंने मेंशन नहीं किया था, वो मुझे जी याद आ गया। और रियली ना आपके साथ बात करके जो आपकी जो क्लैरिफिकेशन है हर बिंदुओं को लेकर आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया। मैं जो ये आखिरी बात रखना चाह रहा हूँ ना, पलायन का जो एक बहुत बड़ा रीजन है ना, ये हमारे पहाड़ में आप देखना जो खेती को जो नुकसान हो रहा है ना, ये सबसे अहम बिंदु है जानवरों का। यानी बंदर हो गए, आपके सुअर हो गए, और उसके ऊपर से जो जंगली जानवर है जो हमारे मानव को भी कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, फिजिकल डैमेज कर रहे हैं, यानी उनकी जान पर आप बैठ रही है। तो पहले अगर आप 10 15 20 साल पहले देखें तो इतने हमलावर जानवर नहीं हुआ करते थे। तो सरकार मतलब लोगों में एक रात को भय का भी माहौल है और खेती बाड़ी भी चौपट हो रही है। तो इस पर फोकस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जी रवि जी, इसके पीछे भी ये बहुत हद तक अभी तो अब बंजर जमीन क्या, उपजाऊ जमीन क्या, सभी को नुकसान बंदर भी पहुंचा रहे हैं, सुअर भी पहुंचा रहे हैं, और बाहर भी पे। जंग और बाघ से डायरेक्टली नुकसान हो रहा जी है। जी। इसके पीछे भी ये बहुत हद तक मानव जनित भी है, क्योंकि जो सुअर है और बाघ के जो शावक होते हैं, उन जी। शावकों को मारने के लिए सियार, हमारे हाँ उधर स्याऊ बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। जो वो अब आज की तारीख में देखना बड़ा दुश्वार होगा। बहुत मुश्किल से हमें नहीं मिल रहा शियार है। देखने को मिलता है। तो हाँ शियार का काम ही था कि वो शावकों को खत्म करता था, तो हाँ। पॉपुलेशन कंट्रोल रहती थी। जी तो ये एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म था जो कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले हमारे लोगों ने, हमारे बीच के लोगों ने उस मैकेनिज्म को खत्म किया है। तो शियार को मारना एक बहुत बड़ी कमी रही, जिसकी वजह से आज हमें इतने सालों के बाद ये दिख रहा है कि हाँ, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज दिख रहा बाघ है। की भी तादाद बहुत बढ़ चुकी है और सुअर की भी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा नुकसान हमारी खेती को पहुंचा रहे हैं और पलायन का एक कारण बन रहा है, तो इस पे भी बहुत बड़े स्तर पर सरकार को ही सोचना होगा, क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी कुछ इस पे कोई कदम नहीं उठा पाएगा। क्योंकि सुअर को कंट्रोल कर पाना किसी एक व्यक्ति विशेष के बस बस की का बात नहीं नहीं। है। उसके बिल्कुल। उसके लिए सरकार को जो खेती वाली जमीनें हैं उनको अलग अलग कर कर उन पे तार बाड़ लगवाना, ये सब बहुत बड़े काम है। इनको हाँ सरकार ने बहुत प्रायोरिटी के हिसाब से लेना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि, वो असल में चाहते हैं कि पलायन पहाड़ का रुके। रुके जी। तो भूपेश जी, ये जानवरों में तो बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा, क्योंकि जी इसमें भी कई तथ्य हैं। जी जी, क्योंकि बहुत बहुत सी चीजें। हाँ, क्योंकि बहुत सी चीजें, कई जानवर जैसे बाहर प्लेन्स के जानवर ट्रकों में भर भर जी भर जी, कर भी हाँ, लाए गए। वो भी है। वो एक लंबा इशू हो जाता है। लेकिन जी जी कुल हाँ। मिलाकर आप जो जुड़े मेरे साथ, और आपने हमारी गंगोलीहाट विधानसभा के जो कैसे एक्सप्लोर होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में जो आपने रोड मैप बताया ना भूपेश जी, आपका जी दिल की गहराइयों से शुक्रिया है। और आपका भविष्य उज्जवल रहे। और मेरी माँ महाकालिका और माँ चंडिका, माँ भगवती, माँ चामुंडा से प्रार्थना है कि आप लगातार निरंतर समाज के लिए ऐसे नेक कार्य और एक विजन के साथ, बड़े मजबूती के साथ आप आगे बढ़ते रहे। ऐसी मेरी मंगल कामना है आपके लिए। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।